Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. We are back with the editorial and explain section discussion of Indian Express for 19 January 2021, starting with the quote of today. If you feel like you are losing everything, remember that trees lose their leaves every year and still they stand tall and wait for better day to come. तो जब भी आपको लगे कि हर चीज़ हाथ से छूटती जा रही है and you are not able to do anything, तो याद रखिए कि आपको उस सिचुएशन में खड़े रहना है, ऐसे एकदम हार नहीं माननी है और वेट करना है कि अच्छा दिन आएगा, या ये तो नहीं कहना चाहिए अच्छे दिन आएंगे या क्या, बट हाँ कि इस चीज़ का वेट कीजिए कि कल अच्छा होगा या फिर मैं अभी से खुद को बदलने की थोड़ी कोशिश करूँगा या करूँगी और इससे अच्छा ही परफॉर्म करूँगी. ठीक है. एंड बहुत अच्छा लग रहा है लोग आंसर कर रहे हैं क्वेश्चंस को. हाँ, बट ये एक चीज़ है कि रेपिटेटिवली वही लोग कर रहे हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट बाकी लोग भी ट्राई करें और आप जो लोग आंसर लिख रहे हैं उन लोग के आंसर्स एटलीस्ट रीड कीजिए, उनको रिव्यू कीजिए ताकि आपको समझ में आएगा कि आपको भी इस तरीके से आंसर्स लिखने हैं. एंड डोंट फील स्कैर्ड, डोंट फील अफ्रेड कि आपको मतलब नहीं लिखते बन रहा है क्या. आई एम आस्किंग यू सिंपल क्वेश्चंस. आपको दिन में एक ही सवाल मेजर दिया जाता है तो आपको जो भी पॉइंट समझ में आ रहा है और वो भी उसी दिन के डिस्कशन पे बेस्ड होता है, तो जो पॉइंट समझ में आ रहे हैं कुछ तो लिखो, कुछ भी लिखो, भले राइट अ फ्यू वर्ड्स, वी आर रिव्यूइंग इट. कहीं ना कहीं आपकी वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो इम्प्रूव होगी. तो अभी मैं देख भी रही हूँ जो लोग रेगुलरली लिख रहे हैं उनमें ऑलरेडी मतलब 2-3 दिन में मेरे को इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है. सो कीप इट अप, कीप राइटिंग एंड कीप रिव्यूइंग. दूसरों का भी रिव्यू कीजिए, मैं बार बार कह रही हूँ. ओके. एंड स्टार्टिंग विद द एडिटोरियल डिस्कशन, तो सबसे पहले आया है पोएट एंड द रिपब्लिक. तो एक्चुअली में अभी क्या हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब रोल आउट की वैक्सीनेशन फर्स्ट डे, तो उन्होंने गुलजार अप्पा राव जो कि एक तेलुगु पोएट, स्कॉलर और सोशल रिफॉर्मर थे 1860 to 1915 के बीच में, उनका उन्होंने कोट की थी कुछ लाइंस विच वॉज सोंथा लाभम कोंथा मानुको. सो आई वोंट बी रीडिंग द एंटायर लाइन, यहाँ से आप इसको रीड कर सकते हैं. ओके, माई तेलुगु इज़ नॉट गुड, मतलब आती ही नहीं है इनफैक्ट. ओके, और इसको लेकिन इसका ट्रांसलेशन मैटर करता है और ये संजय बारू का आर्टिकल है. तो बेसिकली उन्होंने यहाँ पे गुलजार अप्पा राव का मैसेज या उनकी थिंकिंग कितनी रेलिवेंट है आज के टाइम्स में उसके ऊपर है. ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर यूपीएससी में आते हैं किसी पर्सनैलिटी के ऊपर जो खासकर न्यूज़ में कोई रहा है तो उसके ऊपर पूछा जाता है और उसको कंटेम्प्रेरी टाइम से खासकर जोड़ने की कोशिश की जाती है. ओके, सो दिस इज व्हाई दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो जो भी पॉइंट्स आएंगे उनको नोट डाउन कीजिएगा और एक्स्ट्रा रीडिंग भी आप इनके बारे में कर सकते हैं. ओके. Now this quote which he said, it means कि आप अपना वेलफेयर या अपनी थोड़ा प्रॉफिट छोड़ के थोड़ा सा उसको गिव अप करके अपने नेबर्स को या दूसरे लोगों को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सोइल डज नॉट मेक अ कंट्री. एक जगह या वहाँ की मिट्टी से कंट्री नहीं बनती, वहाँ के लोगों से बनती है. ठीक है, देश जो है वहाँ के लोगों से बनता है, ये इनका इस कोर्ट में कहना था. ओके, तो ये केवल एक पोइट या राइटर नहीं थे, ये उस टाइम के सोशल रिफॉर्मर भी थे, क्योंकि ये पीरियड भी ऐसा था, सोशल रिफॉर्मेशन हो रहा था इंडिया में. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और इन्होंने खासकर जेंडर इक्वालिटी और अगेंस्ट कास्ट एंड कम्युनल प्रेजुडाइस, आप उस टाइम के वैसे सोशल रिफॉर्मर्स यदि देखेंगे भी तो वो ज़्यादातर इन्हीं टॉपिक्स पे लिखते थे, जेंडर इक्वालिटी के बारे में. और उसी टाइम पे जैसे राजा राम मोहन रॉय, दूसरे रिफॉर्मर्स आए थे तो वो ज़्यादातर ऐसी ही चीज़ों के बारे में लिखते थे, एंड अगेंस्ट कास्ट और कम्युनल प्रेजुडाइस इन सब के बारे में लिखते थे. ओके, तो इनका इन्फ्लुएंस जो है तेलुगु लिटरेचर, सोसाइटी, सोशल मूवमेंट्स और पॉलिटिक्स के ऊपर जो पूरा रहा था उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते. और इनकी जो ये लाइंस हैं ये दे हैव बीन इमॉर्टलाइज्ड इन काउंटलेस स्पीचेस. अगर आपको दूसरी लैंग्वेज में कुछ इस तरीके के कोट्स है वो मिलते हैं तो आप उनको भी चाहें तो याद कर सकते हैं. कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही है तो उसको नोट कर सकते हैं एंड यूज देम समवेयर. मे बी हो सकता है आप आंसर राइटिंग में ना कर पाए, इट माइट हेल्प यू इन योर इंटरव्यूज एंड ऑल. ठीक है, तो उनको नोट कर लिया कीजिए और इससे आपकी मतलब वही है कि लैंग्वेज रिचनेस भी आती है. आप कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा कुछ सीखते हो तो उसमें कोई हार्म नहीं है. ओके, तो इनका जो इम्पोर्टेंस था इनकी स्पीचेस का, वो ना मतलब जो भी इनकी थिंकिंग थी तो उसको कई बार यूज़ किया गया है, ना केवल आंध्रा के स्पीचेस में, पॉलिटिकल लीडर्स के स्पीचेस में, बल्कि ऑल ओवर इंडिया भी किया गया है, जैसे अभी मोदी ने कोट किया. ओके, जो इसका सेकेंड पार्ट है इन लाइंस का, वो भी मोदी ने कोट किया था और वो सबसे ज़्यादा फेमस है और उसको कई बार यूज़ किया जाता है. उनकी जो ये 18 स्टैंजा पोएम है, इसका नाम, पोएम का नाम ज़रूर याद रखिए, इट इज़ देसामुनु प्रेमिन चमन्ना. ओके, तो आई अपोलोजाइज अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन सही ना हो और मोस्ट प्रोबेबली सही नहीं होगी. सो खैर आपको इस पोएम का नाम याद रखना है और ये 1910 में लिखी गई थी, 1910 में लिखी गई थी. ओके, गुलजार की पोएम
पोयम है, याद रखना, देशमुनु प्रेमिन चमन्ना। ओके, आई होप आपने ये लिख लिया है। और उसी तरीके से इनके दूसरे थॉट्स वगैरह जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अभी रेलेवेंस रखते हैं, खासकर अभी जब हम रिपब्लिक डे की तरफ जा रहे हैं। ओके, और ये जो कोट्स इसमें पोएम के जो कोट किए गए हैं मोदी द्वारा, उसमें उसका रेलेवेंस अभी इंडिया की अप्रोच टुवर्ड्स हर नेबरहुड में भी उसका रेलेवेंस दिखता है। ओके, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा है कि कुछ अपना भलाई छोड़ के, कुछ अपना प्रॉफिट छोड़ के अपने नेबर के फेवर में कुछ करो, तो ये हमारी एक पॉलिसी रही है, इंडिया की पॉलिसी रही है। और केवल अभी नहीं, मनमोहन सिंह के टाइम पे भी देखा गया था। ये भी चीज़ आप नोट डाउन कर लेना, मनमोहन सिंह की जैसे पॉलिसी थी ऑफ नॉन रेसिप्रोकल एंड यूनिलैटरल ट्रेड लिबरलाइजेशन, ठीक है, नॉन रेसिप्रोकल और यूनिलैटरल ट्रेड लिबरलाइजेशन की पॉलिसी थी लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जांपल है। और उसी तरीके से जो अभी मोदी की पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी लगभग इसी लाइंस में है कि हम इंडिया के जो नेबर्स हैं उन तक पहुंच पाएँ, ठीक है। तो वही है कि अपना वेलफेयर सिक्योर करना बाय इंश्योरिंग द प्रॉस्पेरिटी ऑफ नेबर। अगर नेबर अच्छा होगा तो अपना वेलफेयर उसमें अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल है ऑफ अ प्रॉस्परस फैमिली एंड अ लार्ज कंट्री टू अडॉप्ट। ओके, अब इनकी कुछ और लाइंस भी यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। वही है कि आपको इनके इन ऑल थॉट्स जो भी हैं उनको नोट करते जाना है। तो दूसरी लाइंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, अगेन आई वोंट रीड आउट द लाइंस, यू कैन रीड इट, विच मीन्स इनका ट्रांसलेशन मैं आपको बता देती हूँ। डोंट क्लेम पेट्रियोटिज्म एज वर्च्यू ऑफ यू अलोन। ये मत सोचो कि पेट्रियोटिज्म केवल आप ही की वर्च्यू है, और इस तरीके के फॉल्स क्लेम्स मत बोस्ट करो। एंड कुछ अच्छा करने का, जो आपके आसपास के लोग हैं उन लोग के लिए कुछ अच्छा करने का रिजॉल्व करो। ओके, और उसके बाद जो ये मतलब इन्होंने स्टैंजा वाइज कुछ चीज़ें बताई हैं पिक आउट करके उस पोयम में से। ओके, तो इन्होंने आगे की लाइंस में कहा है कि जो एक नेशन का पावर और प्रोस्पेरिटी होती है उसमें मेन क्या होता है कि लोगों के वहाँ पे दिमाग और दिल यानी थिंकिंग मिलनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजियस डिफरेंसेस, ठीक है। तो आपका रिलीजन चाहे कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर, आपके माइंड्स एंड हार्ट्स जो है वो मीट करने चाहिए फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ द नेशन, ठीक है, प्रोस्पेरिटी के लिए। तो यहाँ पे वही लाइंस दी हुई हैं। तो उसमें क्या कहा है, व्हाट इफ आवर रिलीजन्स डिफर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारा धर्म अलग है। अगर एक इंसान है, वन इज़ ह्यूमन, आवर हार्ट्स यूनाइट, अगर हमारे दिल मिलते हैं, द नेशन शल राइज एंड प्रॉस्पर। ओके, तो ये सारे सवाल एक्चुअली में आपके पॉलिटिकल एथिक्स वगैरह में भी आप चाहे तो थिंकर्स में आप इसको जोड़ सकते हो। ओके, द नेशन शल राइज एंड प्रॉस्पर शाइनिंग एंड स्टैंडिंग आउट इन द वर्ल्ड। तो जब हमारे, अगर आप ह्यूमैनिटी फॉलो करोगे तो आपके दिल जो है वो यूनाइट करेंगे, और जो नेशन है वो अपने आप राइज करेगा, प्रॉस्पर करेगा, एंड इट इज शाइन आउट इन द वर्ल्ड। ओके, तो अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने इनको कोट किया है, उनकी प्रोग्रेसिव लिबरल और सोशल रिफॉर्मेशन वाली जो थिंकिंग है उसको उन्होंने कोट किया है। तो ये काफ़ी एक अच्छा अटैम्प्ट है लोगों तक पहुंचने के लिए। एंड खासकर अभी जब वैक्सीन को रोल आउट किया हुआ था, लेकिन इनका कहना, ऑथर का कहना है कि केवल वर्बल जेस्चर नहीं होना चाहिए, जो आपके फॉलोअर्स भी हैं उनको भी इस मैसेज को समझना चाहिए। ओके, अब इन्होंने एक चीज़ और बोली थी अपनी पोयम में, उनका जो मैसेज था वो ये था कि जो देश है वो एक ज्योग्राफी यानी वही आपके बाउंड्री से नहीं डिफाइन होता है, लोगों से डिफाइन होता है। एंड इट इज़ कॉन्ट्ररी टू द ऑब्सेशन, जो हमारा वो होता है कि मतलब यहाँ की बॉर्डर हमारी, हम बॉर्डर सिक्योर करने में लगे रहते हैं, तो उस चक्कर में हमारे अच्छे रिलेशंस और नेबर्स जो है, आप बॉर्डर इशूज़ में भी इस चीज़ को आप देखो कोट कर सकते हो। कई बार जैसे ये पूछा जाता है किसी भी जगह के बॉर्डर का, तो वहाँ पर भी आप एज अ कंक्लूजन कोट कर सकते हो कि जब वे फॉरवर्ड लिखने को आता है तो वहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो ये जो पेट्रियोटिज्म का आइडिया है कि हर इंच जो है उसका प्रॉपर हिसाब किया जाए, और उसको आप मदर इंडिया की तरह देखते हो, या फिर जैसे जम्मू कश्मीर का इशू है तो वहाँ की हर इंच जो है मतलब हमारे मैप में आती है तो वो हमारी होनी चाहिए। तो इन्होंने इस चीज़ के लिए ये कहा है कि आप ज़मीन को एक सेंट्रल आइडिया बना रहे हो, कि अगर आप भारत को डिफाइन कर रहे हो तो आप ज़मीन को मुद्दा बना रहे हो, जबकि ये एक केवल जोग्राफिकल डेफिनेशन है। और इस वजह से ही ज़्यादातर बैटल्स वगैरह जो हैं वो ज़मीन के नाम पे लड़े जाते हैं। और इसी चीज़ को गुलजार ने क्वेश्चन किया है, और उनका अर्ज ये था, वो जो चीज़ कहना चाह रहे थे वो ये कह रहे थे कि इसकी जगह जो रूलिंग क्लास है उनको लोगों के वेलफेयर में, जो उस ज़मीन पे रह रहे हैं वहाँ के उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो एक तरीके से ये कह सकते हो कि जो आजकल ह्यूमन राइट्स वाले भी जाते हैं तो वो यही देखने जाते हैं, ठीक है।
हालांकि दे आर सेल्डम फंडेड बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस, लेकिन फिर भी उनका जो मुद्दा रहता है वो यही रहता है कि वहाँ के लोग किस तरीके से सफ़र कर रहे हैं। तो यही सेम चीज़ अप्पा राव ने भी उठाई थी कि आप वहाँ के लोगों की भलाई देखो, उनका वेलफेयर देखो, वहाँ पे एक एक इंच के लिए बैटल्स मत लड़ते रहो। ओके, अल्टीमेटली तो वहाँ के लोग सफ़र कर रहे हैं जो इस देश को बनाते हैं। ओके तो अगर वहाँ के लोग यदि गरीब रहेंगे तो वो नेशन को हम महान नहीं कह सकते, राइट। और अगर हमारे नेबर्स भी अगर सिक्योर नहीं है तो हम कैसे, जैसे अभी कहा था कि अगर नेशंस आपके नेबर्स सिक्योर हैं तो उसी में आपकी खुद की भी प्रॉस्पेरिटी है। ओके और इन्होंने एक और चीज़ थी कि जो पास्ट के बारे में हम लोग उसको पेट्रियोटिज्म दिखाते रहते हैं कि हम इस तरीके से थे, सोने की चिड़िया थे, महान थे, तो वो कोई पेट्रियोटिज्म नहीं है। उन्होंने कहा उल्टा पेट्रियोटिज्म आप इस चीज़ में कह सकते हो बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर, हमारा आने वाला कल जो है वो बेहतर होना चाहिए। ओके तो उनका जो मेन मोटिव था वो यही था कि जो अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो हु आर द अधेरेंट्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, कि उनका जो फेथ है वो कभी भी एक ऑब्स्टेकल, एक इम्पेडिमेंट, एक रुकावट ना बने नेशनल यूनिटी में। ठीक है, तो अब उन्होंने अपनी इन्हीं राइटिंग से नेशनल और सोशल कॉन्शियसनेस बनाई थी तेलुगुस के बीच में जब वो 20th सेंचुरी में एंटर कर रहे थे। और कई सारे जो उस टाइम के कांग्रेस लीडर, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट थे, उन्होंने उनकी राइटिंग से इंस्पिरेशन भी लिया था। ओके और इसी तरीके के लीडर्स जो थे, प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअल्स जिनको कहना चाहिए, गुलजार, अप्पा राव, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, यही लोग थे जिन्होंने उस टाइम पे पेट्रियोटिज्म की भावना भी इंस्टॉल करी लोगों के बीच में, और मतलब जिसकी वजह से फिर लोगों के अंदर यह है कि हमें अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। और उसके साथ में इन्होंने इनको एनकरेज भी किया कि आप लिबरल और सिक्युलर वैल्यूज भी रखिए। ठीक है, तो ये चीज़ समझो कि केवल बात यहाँ पे पेट्रियोटिज्म की नहीं हो रही है। बार बार राइटर जो ये चीज़ उठा रहा है और जो यहाँ पे अप्पा राव को कोट किया गया है वो यही कहा है कि इट्स नॉट जस्ट पेट्रियोटिज्म। आप लैंड को मत देखो केवल, ठीक है, आप लोगों को भी देखो। आप केवल पेट्रियोटिज्म को एज अ पार्ट ऑफ पास्ट मत देखो, आप आने वाले कल का भी सोचो। और पेट्रियोटिज्म केवल आप एक रीजन, एक धर्म से नहीं डिफाइन कर सकते हो। इट इज़ व्हेन यू अडैप्ट द लिबरल एंड सिक्युलर वैल्यूज। तो हर धर्म के साथ में वही दिल और दिमाग को मिलाने वाली जो बात थी वो यही था कि लिबरल और सेक्युलर वैल्यूज हमारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से ये लोग जो थे, ये सारे इंटेलेक्चुअल्स जिनको अभी बताया, टैगोर और अप्पा राव, प्रेमचंद, ये इस वजह से उस टाइम पे अपनी राइटिंग जो लिखते थे इन्हीं सब बारे में लिखते थे। और कास्टिज्म के अगेंस्ट, जेंडर इक्वालिटी, सारे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करना, मॉडर्निटी और साइंस के बारे में लिखते थे। ओके सो दैट्स व्हाई द ऑथर हैज सेड कि हमको इन्हीं लोगों की राइटिंग्स पे वापस जाना चाहिए। और लिबरलिज्म, सिक्युलरिज्म, मॉडर्निटी, रैशनलिज्म जो है ये केवल वेस्टर्न आइडियाज़ नहीं है, ये हमारे यहाँ के जो इंडियन राइटर्स भी थे उस टाइम के 19th और 20th सेंचुरी के खासकर, उनकी राइटिंग्स में भी हमको ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि इन्होंने फिर जेंडर इनइक्वालिटी, रिलीजियस इंटॉलरेंस और सुपरस्टिशियस बिलीव्स के अगेंस्ट और इन सब चीज़ों के बारे में लिखा था। ठीक है, तो ये था अप्पा राव जी के बारे में। एंड नाउ इज़ वैक्सीन एंड रेजिलियंस। ओके, तो अब ये जो ऑथर है इसमें इन्होंने कहा है कि पेंडेमिक की रिकवरी होने में तो टाइम लगेगा, लेकिन गवर्नमेंट को वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में अब इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, तो अभी जो बैटल वैसे चल रहा है, डिबेट चल रहा है, वो दो हमारे यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं कोवैक्सीन और कोविशील्ड के, उनके ऊपर चल रहा है कि वो एक तरीके से मार्केट को डोमिनेट करना चाह रहे हैं। एक स्टार्टिंग दी हुई है, आगे आपको बताया जाएगा कि मेनली हमको पब्लिक हेल्थ में क्यों इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, उस बारे में बताया। ओके, सो अगेन आप पूछोगे कि आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वही आपको लिखने का कंटेंट मिलता है। मैं आपको क्यों बोल रही हूँ बार बार कि आप एडिटोरियल्स को बार बार पढ़ते रहिए, आपको अलग अलग एंगल्स पता चलते हैं। ओके, वैक्सीनेशन का आपको या बजट के या अभी जो सीज ऑफ कैपिटल हुआ, आए दिन आ रहा है, आपको डिफरेंट एंगल्स देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो इस वजह से आपको कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ों को एक जगह पे नोट करते जाइए, और इसी वजह से आपको कहा जाता है कि दूसरों के आंसर्स पढ़िए। अब जैसे कुछ लोगों के आंसर्स देख रहे थे, उन्होंने मतलब कल भी जो सवाल पूछा गया था तो काफ़ी अलग अलग इशूज एग्री फूड पॉलिसी को लेके उठाया है। किसी ने एडिटोरियल से कोट किया, किसी ने कहीं और से रीड करके। फॉर एग्जाम्पल, एक आंसर में विमेन का इंट्रोडक्शन दिया गया था कि कैसे विमेन एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा एक्टिव रही। ओके, तो यही सब चीज़ें आपको रीड करनी है और एंगल्स को अलग अलग समझने की कोशिश करना है। ठीक है,
तो अब बात यहाँ पे है कि वैक्सीन डेवलपर्स और मार्केटर्स जो हैं वो अपने आप को एक ये तो शो कर ही रहे हैं कि दे आर लाइक रिलीफ यूनिट्स, ठीक है, बट वो साथ में जो है वो अपना इकोनॉमिक गेन भी चाहने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ वाई दे आर ट्राइंग टू बोथ जो भी वैक्सीन के कॉम्पिटिशन में हैं, बोथ द कंपनीज आर इन दिस डिबेट एंड दे आर ट्राइंग टू डोमिनेट, ओके। तो इनका तो जो वो है ओरिएंटेशन है वो एक इकोनॉमिक इम्पिटस भी है और साथ में अल्ट्रुइस्टिक इम्पल्स भी है, ओके। अल्ट्रुइस्टिक यानी वही दूसरों का वेलफेयर करने के लिए, ठीक है, बाकी की पॉपुलेशन का। तो ये वाले वर्ड जो भी है ना, आप इनको और ज़्यादा यूज़ करें, ओके। तो वैक्सीन डेवलपर्स का इसलिए जो फोकस है इन दोनों चीज़ के लिए है, लेकिन वो साथ में इंस्टेंट रिटर्न भी चाह रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे हमको किस चीज़ की ज़रूरत है? रेगुलेटरी इंटरवेंशन की ज़रूरत है, ओके। ये कुछ कॉमन टर्म्स भी आप जब सीख जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब पॉलिसीज़ वगैरह की बात की जाती है तो उस टाइम पे आपको कुछ कॉमन चीज़ें कैसी डालनी होती है। मे बी विल डिस्कस अ वीडियो ऑन दिस, ओके, कि हाउ टू राइट अ प्रॉपर मेन्स आंसर और कौन सी चीज़ें कॉमन होती है, कौन सी चीज़ें स्पेसिफिक होती है। जैसे रेगुलेटरी इंटरवेंशन मैक्सिमम आप कई जगहों पर इसको वे फॉरवर्ड में डाल सकते हैं, ओके। तो पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर्स को पता है कि एक रेगुलेटरी अप्रूवल की ज़रूरत तो होती है, लेकिन आने वाले टाइम में एक प्रॉपर इम्यूनाइजेशन पॉलिसी की भी हमको ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये एक जो रीबिल्डिंग प्रोग्राम है ये बहुत लंबे टाइम के लिए जाने वाला है। अब ऑथर ने कहा है कि जो कोविड-19 का इम्पैक्ट रहा है वो कई लोगों पे अलग अलग तरीके से पड़ा है, ओके। खासकर जिन लोग ने सफ़र किया है, जो सर्वाइवर रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सर्वाइवर रहे हैं, उनके मेंटल और फिजिकल वेलबींग पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है। और इसमें खासकर इन्होंने उठाया है रोल ऑफ फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स का, ठीक है। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स का इन्होंने बताया है कि रोल बहुत ज़्यादा रहा है, और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का खासकर रूरल एरियाज़ में। तो इन लोग की ऐसे वर्कर्स की जो डिमांड भी थी, फेयर वेजेस और लेबर रिकग्निशन, इसको अभी भी एड्रेस करना बाकी है, ठीक है। और रूरल एरियाज़ पे भी जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है उस चीज़ को भी हमको एड्रेस करना है। और कौन ज़्यादा और कौन लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जिनके ऊपर पड़ा है, वो है माइग्रेंट इकोनॉमीज, ठीक है। तो आपको किस किस का बताया? फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स का, रूरल एरियाज़ में माइग्रेंट वर्कर्स का, और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। और इसके अलावा भी कई सारे लोग हैं, खासकर पुअर पीपल और जो भी मतलब इकोनॉमी में जो एक इनफॉर्मल इकोनॉमी फॉर्म करते हैं उन लोग के ऊपर भी काफ़ी इम्पैक्ट रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को अभी भी एड्रेस करना बाकी है, ठीक है। तो अब ऑथर का कहना है कि जो पिछले 10 महीने की हमारी शॉर्ट कमिंग्स रही हैं उसको हमको, उससे लेसन लेके हमको हमारी कंट्री की शॉर्ट कमिंग्स को हटाने का अभी टाइम है। और हमको इसलिए जो गलतियां सामने दिखी हैं उनकी वजह से, उनके लिए हमको एक प्रॉपर वेलफेयर मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो क्या दिक्कत है? जैसे कि हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड है, उसको स्ट्रेंथन करना, ठीक है। और अभी जो बताया कि जो हेल्थ वर्कर्स को बहुत ज़्यादा अभी प्रॉब्लम आई है तो उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन देना, ठीक है, ताकि अभी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी जो है वो एक तरीके से सक्सेसफुल रहे, ओके। और हेल्थ को एक्चुअली में क्या है, ऑथर ने एक और प्यारी चीज़ बोली है कि अभी तक हम जो इलेक्टोरल सब्जेक्ट है उसमें ज़्यादातर हम कैसे मुद्दे उठाते हैं? एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उठाते हैं, ग्रोथ का मुद्दा उठाते हैं। तो हम हेल्थ को अभी तक जो है वो इग्नोर करते आ रहे हैं। तो ये टाइम जो है वो हेल्थ में स्पेंड करने का है, ठीक है। और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और इनफैक्ट हम दूसरी कंट्री से अपनी कंपेयर करें, जैसे श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे भी कंट्री हो गई, तो इनके कंपैरिजन में भी इंडिया की जो स्पेंडिंग है हेल्थ केयर में वो काफ़ी कम है, ठीक है। तो अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भुगत रही हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान देखा है। तो इस टाइम पे हमारे पास में ये मौका नहीं है कि हम आराम से अपनी प्रोग्रेस करें या फिर मतलब हमारी प्लानिंग जो है वो गड़बड़ा जाए, ठीक है। दे कैन नॉट फॉल प्रे टू द प्लानिंग पॉलिसी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं हो सकते हैं हम कि हमारे पास में बहुत ज़्यादा टाइम है ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। तो हमको बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। और इस पेंडेमिक ने काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ लोगों की बढ़ा भी दी है, ठीक है। और जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है उसके प्रोस्पेक्ट्स को भी इसने हिट किया है, ठीक है। तो अभी तो जैसे ये वैक्सीन कंपनीज वगैरह ये एक रिलीफ यूनिट की तरह काम कर रही है, लेकिन धीरे धीरे करके ये सब चले जाएंगे। फ्रंटलाइन वर्कर्स भी चलो पूरा टाइम तो नहीं रहेंगे ना, जैसे पेंडेमिक चला जाएगा तो ये सारे रिलीफ यूनिट्स तो चले जाएंगे। तो क्राइसिस जब ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा तो मेनली जो सिटीजन्स हैं उनको सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। तो मेनली हमको इस तरीके का इन्वेस्टमेंट, इस तरीके की हेल्थ केयर स्पेंडिंग बढ़ा के यही इंश्योर करना चाहिए कि हमारे यहाँ के सिटीजन जो हैं वो और ज़्यादा रेजिलियंट बने और इस तरीके की अगर कोई और दोबारा बात आती है तो उससे लड़ सकें, ओके। नेक्स्ट ऑन द आइडियाज पेज इज रीडिंग बाइडेन इन दिल्ली, ठीक है। तो अभी हमने ट्रम्प बहुत पढ़ लिया, अब हम बाइडेन के बारे में कुछ चीज़ें देखें
देखेंगे। आज इनसे रिलेटेड 2 आर्टिकल्स आए, एक एक्सप्लेन सेक्शन में भी आए, हम दोनों देखेंगे, काफ़ी अच्छे आए हैं, इनकी पॉलिसी को लेकर है। और आज का क्वेश्चन भी मैं बता दूं इसी चीज़ पे बेस्ड है, इसलिए एडिटोरियल्स को ध्यान से सुनिएगा। ओके, सो दिस इज एन एडिटोरियल बाय सी राजमोहन, जो आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले भी इन्होंने लिखा था। सो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं जब भी इंटरनल अफेयर्स का सेक्शन आता है इंडियन एक्सप्रेस में। तो ओके, तो इन्होंने कहा है कि एक आइडिया जो डिफाइन कर रहा था ट्रम्प के वर्ल्ड व्यू को, वो था पुटिंग अमेरिका फर्स्ट। ये उनकी पॉलिसी थी, पुटिंग अमेरिका फर्स्ट। और इसका एक असर जो है वो जो बाइडेन की पॉलिसी पे भी आया है। और अगर इस कंटिन्यूटी को हम समझें तो इससे हमको ये चीज़ समझ में आएगी कि इंडिया को अपने आगे के रिलेशंस नई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में कैसे बनाने। ठीक है, तो अब बाइडेन जो है ही इज़ एक्सपेक्टेड टू इशू अ सीरीज ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वगैरह क्या होता है ये हम नेक्स्ट एडिटोरियल में पढ़ेंगे। ओके, तो ट्रम्प पैरा के कंपैरिजन में ये अभी एकदम से रैंडमली कई सारे रिफॉर्म्स लेने वाले हैं। ओके, और जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएस को वापस 2015 के पेरिस एग्रीमेंट में लेके जाना, जो कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए है। और जो ट्रम्प के कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे इमिग्रेशन को लेके, उसको रिवर्स करना, और पैंडेमिक रिलेटेड लिमिट्स जो थी उनको और ज़्यादा एक्सटेंड करना। ठीक है, तो और मास्क सबके लिए मैंडेटरी करना गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ पे। तो इस तरीके के कुछ ये स्टेप्स अभी उठाने वाले हैं अपने स्टार्टिंग के डेज में ही। ओके, तो बाइडेन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल मैसेज पे ही इनका पूरा कैंपेनिंग चली है, दैट इज़ टू रीस्टोर द सोल ऑफ अमेरिका एंड रीबिल्ड द बैकबोन ऑफ द नेशन, द मिडिल क्लास। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस बेसिस पे आपको आगे के हमारे यूएस के साथ होने वाले ट्रेड रिलेशंस, उनका ग्लोबल उसमें पिक्चर में क्या रोल रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और खुद अमेरिकन इकोनॉमी पे क्या रोल रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो हिज मेन वर्ड्स वाज टू रिबिल्ड द बैकबोन ऑफ द नेशन। और बैकबोन वो किसको कह रहे हैं, मिडिल क्लास को, राइट। तो इनकी फॉरेन पॉलिसी भी अब हम देखेंगे इसी चीज़ पे बेस्ड है। तो ये अमेरिका फर्स्ट वाला जो टर्म ट्रम्प यूज़ करते आए हैं, ये तो बाइडेन नहीं यूज़ करेंगे बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल पॉलिटिकल बैगेज। और इसकी दूसरी वजह क्या है कि ये जो अमेरिका फर्स्ट का टर्म ये पूरा टाइम यूज़ किया है ट्रम्प ने, तो अब इंटरनेशनल डोमेन में इसको एक नेगेटिव तरीके का टर्म समझा जा रहा है, विच एम्प्लॉयज नैरो नेशनलिज्म, आइसोलेशनिज्म एंड पॉपुलिज्म। ठीक है, तो पूरी तरीके से इसको ट्रम्प से जोड़ा जा रहा है कि एक अपनी नेशनलिज्म को नैरो कर देना, आइसोलेट कर देना और पॉपुलिज्म बेस्ड। ओके, तो ट्रम्प का जो तरीका था ही, उसने क्या किया था, उसने जो ट्रेडिशनल नोशंस चले आ रहे थे अभी तक अमेरिकन की ग्लोबल लीडरशिप में, और जो भी मिलिट्री इंटरवेंशंस किए जा रहे थे और फ्री ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन वाली जो बातें आज तक चली आ रही थी ट्रेडिशनली, उन सब के ऊपर इन्होंने सवाल उठाया था। ठीक है, तो जो इनका तरीका था वो कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा केओस और केओटिक था। तो अब बाइडेन उस चीज़ को ही मतलब एक अलग तरीके से वो कर रहे हैं, एक सोफिस्टिकेटेड उसका तरीका कर रहे हैं। और इसका मतलब खासकर रेलेवेंस देखा जा रहा है उनके अपॉइंटमेंट्स में। ठीक है, तो अभी जैसे जेक सुलिवान है जो कि उनके एक एसोसिएट हैं, उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया गया है। तो एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें जेक सुलिवान ने भी लिखा था, और ये रिपोर्ट इशू करी थी वॉशिंगटन कार्नेजी एंडोमेंट ने लास्ट ईयर के इंटरनेशनल पीस में। ठीक है, और इस रिपोर्ट का नाम था मेकिंग यूएस फॉरेन पॉलिसी वर्क बेटर फॉर द मिडिल क्लास। इस चीज़ में भी देखो यही बात आई थी। ठीक है, यूएस फॉरेन पॉलिसी को अच्छे से ड्राफ्ट करना फॉर द मिडिल क्लास। ठीक है, तो इस रिपोर्ट ने ये चीज़ नोट करी थी कि किस तरीके से इकोनॉमिक एंग्जाइटी और ज़्यादा अमेरिका में डीपन हो रही है, और वहाँ पे डिसकंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा था कि जो लिबरलाइजेशन किया गया था, उसने ट्रेड लिबरलाइजेशन ने अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा काम नहीं किया है। ठीक है, और ये जो अब ट्रम्प की पॉलिसी थी, उसका जो व्यू था फ्री ट्रेड को लेके, वो काइंड ऑफ अगेंस्ट इट, तो ये चीज़ भी उससे काफ़ी अलग नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आ रहा है कि बाइडेन और उनके जो क्लोज एसोसिएट है उनकी भी थिंकिंग कहाँ जा रही है। ओके, लेकिन ट्रम्प जैसे केवल ट्रेड को प्रॉब्लम बना दिया था, तो इस रिपोर्ट का कहना है कि केवल ट्रेड जो है वो पूरा प्रॉब्लम नहीं है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इनकम इनइक्वालिटी की जो वहाँ पे बढ़ रही है। देखो, इन्होंने क्यों मिडिल क्लास, क्यों वर्कर्स की बात करी, तो बेसिकली ये वहीं पे ही टारगेट करना चाह रहे हैं। केवल ट्रेड एक इशू नहीं है, इनकम इनइक्वालिटी भी एक बहुत बड़ा इशू है, और इसके अलावा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी जो है वो वहाँ पे घट गया है, तो ये भी एक मेजर इशू है। तो ये जो टारगेट करना चाह रहे हैं बेसिकली इन्हीं चीज़ों पर करना चाह रहे हैं। ठीक है,
और यही स्ट्रैटेजी बना के ये अब अमेरिका को और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। और इसमें वही चीज़ उन्होंने पॉइंट आउट भी करी है कि जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी रही है पिछले कुछ दशकों में, तो वो एक लेस एम्बिशियस रही है और वो बस एक ओवर रीच करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो इस पॉलिसी ने एक बहुत सही बात ये कही है कि भले इन्होंने इनके ऊपर टारगेट किया है, मिडिल क्लास को इन्होंने बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है, ठीक है, कोई भी एविडेंस नहीं है कि अगर आप अमेरिका फर्स्ट या यूएस को आप प्राइमरी दिखाना चाहोगे तो जो मिडिल क्लास है वो आपको चुपचाप आपके पीछे रैली करेगी, आपको फॉलो करेगी, नहीं। बेसिकली इनका कहना है कि ये नहीं चाह रहे कि आप जाके चाइना के साथ में फिर से कोल्ड वॉर शुरू कर दो और अमेरिका, अब एक मिडिल मैन को क्या चाहिए, कॉमन सेंस की बात है, उसको चाहिए कि भाई पहले उसकी तरफ ध्यान दिया जाए, उसका मतलब ये इनकम इनइक्वालिटी वाली प्रॉब्लम्स ना रहे, उसको प्रॉपर डोमेस्टिक वगैरह वो चाहे किसी भी तरीके से तो अपना चला पाए, ठीक है, अपना हाउस होल्ड चला पाए। मेन चीज उसको ये है कि उसको प्रॉपर इनकम मिले, वो अपना हाउस होल्ड चला पाए, ठीक है। तो व्हाई वुड दे रैली बिहाइंड दिस यूएस प्राइमेसी, ओके। तो अब इसी का जो सिग्निफिकेंस है वो इनके अपॉइंटमेंट में भी देखने को मिला है जो बाइडेन के, वो है जैसे कि अभी सुलिवान का मैंने आपको बताया कि उसकी मेन उन्होंने जो पॉलिसी बोली थी फॉरेन पॉलिसी फॉर द मिडिल क्लास, ओके। और इसके अलावा फॉरेन और डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को इंटीग्रेट करने के लिए ये भी एक मेजर चीज़ है कि ये फॉरेन और डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। तो इसकी वजह से इन्होंने अपने डोमेस्टिक पॉलिसी काउंसिल में अपॉइंट किया है सूजन राइस को, ठीक है, जो कि पहले ओबामा के रेन में यूएन एनवॉय और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की तरह रह चुकी हैं, ठीक है। तो बाकी भी जो इन्होंने अपॉइंटमेंट्स किए, जैसे यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कैथरीन टाई को इन्होंने अपॉइंट किया है, जो कि अमेरिका की फॉरेन इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक पोस्ट मानी जाती है, पोजीशन मानी जाती है यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की। तो वही है कि ये पहले से काफ़ी अच्छी एक ट्रेड नेगोशिएटर रह चुकी है कैथरीन टाई, ओके। और इन्होंने बाइडेन की ही जो ट्रेड पॉलिसी है उसको एक्सपेंड किया है, दैट उनका जो विजन है उस चीज़ को इन्होंने बोला है द प्रेसिडेंट इलेक्ट्स विजन इज टू इम्प्लीमेंट अ वर्कर सेंटर्ड ट्रेड पॉलिसी, यानी ट्रेड पॉलिसी भी जो है वो वर्कर सेंटर्ड होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि यूएस ट्रेड पॉलिसी ऐसी हो जो कि रेगुलर अमेरिकन, वहाँ की कम्युनिटीज़ और वहाँ के वर्कर्स को फ़ायदा पहुँचाए, ठीक है। और इस चीज़ को वो खासकर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि जो वहाँ की जनता है, जो लोग हैं, दे आर नॉट जस्ट कंज्यूमर्स, ओके, दे आर वर्कर्स ऑल्सो, वो काम भी कर रहे हैं। केवल आपको ये नहीं देखना है कि उन तक चीज़ें सर्विसेज वगैरह कैसे पहुँचाई जाएँ, वो वेज अर्नर्स है, वर्कर्स हैं, उनको प्रॉपर इनकम, प्रॉपर दूसरे सारी चीज़ें देना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब ट्रंप के टाइम पे दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, अब इंडिया पे थोड़ा इनका फोकस है, ठीक है। ट्रंप के टाइम पे दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए थे इंडिया यूएस रिलेशन में। एक तो था दैट शार्पनिंग टेंशंस ऑन ट्रेड, तो ट्रेड में हमारे टेंशंस थोड़े से बढ़ गए थे, ठीक है, ट्रेड टेंशंस बढ़ गए थे, लेकिन हमारा जो सिक्योरिटी को वाला साइड था, डिफेंस और सिक्योरिटी वाला साइड, वहाँ पे हमारा कोऑपरेशन बढ़ गया था, ठीक है। अब जो टाइम है बाइडेन का, वो एक अपॉर्चुनिटी है कि ना केवल हम अपने डिफेंस कोऑपरेशन को और ऊपर लेके जाएं, बस साथ में ट्रेड को भी हम और ज़्यादा इन्हांस करें, ठीक है। और हमारी खुद के जो ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन के एटीट्यूड हैं अभी की गवर्नमेंट के अंडर, वो काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुए हैं। और इसका एक इंटरनेशनल ओरिएंटेशन हमको देखने को मिला है आत्मनिर्भर स्ट्रैटेजी के थ्रू। तो इसमें मतलब एक ओपन स्पेस मिल सकता है कि हम बाइडेन के साथ में काम कर सकें टू रिफॉर्म द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। उनका भी ट्रेड व्यू अलग रहेगा और हमारा भी इवॉल्व हुआ है, तो ऑथर का कहना है कि ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम को हम इसमें रिफॉर्म कर सकते हैं ताकि वो पॉलिटिकली सस्टेनेबल हो, यानी कि वही कि डोमेस्टिक को भी ध्यान देना और फॉरेन को भी ध्यान देना, उन दोनों चीज़ों को इंटीग्रेट करें, ओके। तो ये था। अब ये कैपिटल लेसन में तो इन्होंने दोबारा वही बातें की हैं कि थोड़ा पॉलिटिक्स टाइप का ज़्यादा हो गया है वहाँ की इंटरनल, सो वी वोंट गो इनटू दिस। नेक्स्ट इज बैलेंस शीट ऑफ अ बैड बैंक, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसमें आपके इकोनॉमी के कुछ कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे, आपको कुछ सिचुएशंस भी समझ में आएंगी, ओके। तो अब क्या हुआ है दैट पहले से क्या आइडिया था कि एक बैड बैंक को बनाया जाए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होते हैं एनपीएस या ऐसे लोन्स जिस पे बोरोवर्स डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। तो ये आइडिया पहले भी आया था लेकिन इसके ऊपर गौर नहीं किया गया था, तो अब ये फिर से है। और जो आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने अभी अग्री भी किया है कि इसको दोबारा बैड बैंक के क्रिएशन को हम देख सकते हैं, ठीक है। और खासकर अभी कोविड-19 पैंडेमिक के बाद में जो हमारी इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है जिसकी वजह से एनपीएस ये माना जा रहा है कि और ज़्यादा राइज कर सकते हैं।
ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज कि एक बैड बैंक क्या होती है और ये किस तरीके से काम करती है। ओके, तो बैड बैंक से ऐसा लगता है कि इसमें बैड एसेट्स रहेंगे और ये बाकी बैंक की तरह काम करेगी, लेकिन टेक्निकली क्या होता है, ये एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी कह सकते हैं इसको, जो कि बैड लोन्स तो ले लेती है और उसके बाद में फिर उनको मैनेज करती है और उससे फिर पैसे जो भी है, मनी है, उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिकवर करते हैं। बट इसमें कोई भी लेंडिंग या डिपॉजिट्स लेने वाले जो ऑपरेशंस होते हैं नॉर्मल बैंक के, वो सब चीज़ों में ये इन्वॉल्व नहीं रहती है। ठीक है, तो बेसिकली इट ओनली हेल्प्स द कमर्शियल बैंक्स टू क्लीन अप देयर बैलेंस शीट्स एंड रिजॉल्व द बैंक लोन्स। ठीक है, और नॉर्मली जो लिए जाते हैं बैंक लोन्स, जो बैड लोन होता है, उसको बिलो द बुक वैल्यू ऑफ द लोन, जिस वैल्यू पे उसको लोन को लिया गया होगा उससे कम पे लिया जाता है, लेकिन ग्रेजुअली इससे रिकवर करने की कोशिश करते हैं। अब जो पहले हमारे आरबीआई गवर्नर थे रघुराम राजन, उन्होंने इस आइडिया को अपोज किया था बैड बैंक को, क्योंकि इनका ये कहना था कि आप एक गवर्नमेंट पॉकेट से निकाल के दूसरे में डाल देंगे तो उसे आप पब्लिक सेक्टर बैंक से निकालो, उसके बाद में आप बैड बैंक जो बना रहे हो वो भी आप बोल रहे हो कि गवर्नमेंट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो आप एक गवर्नमेंट पॉकेट से निकाल के दूसरे में डाल रहे हो तो इट वोंट मेक मच डिफरेंस। ठीक है, सो अगर वो पब्लिक सेक्टर में यदि बैड बैंक रहता है तो उसमें और ज़्यादा रिलक्टेंस आएगा उसमें उसके ऊपर एक्ट करने के लिए। ओके, दिस ही रोट इन हिज बुक आई डू व्हाट आई डू। ओके, तो ये भी याद रखना कि ये किताब किसने लिखी है, आई डू व्हाट आई डू। ये आपसे स्टेट पीसीएस में भी कई बार इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, रघुराम राजन ने लिखे। ओके, अब ये बैड बैंक का आइडिया कहाँ से आया, तो यूएस बेस्ड मेलन बैंक जो है, याद रखना यूएस बेस्ड मेलन बैंक, इन्होंने पहला बैड बैंक इन्होंने क्रिएट किया था। ओके, इन 1988, और उसके बाद में ये कंसेप्ट दूसरी कंट्रीज़ में भी पहुंचा था, स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस और जर्मनी में। लेकिन कई कंट्रीज़ में ये देखा गया है कि ऐसी जो बैड बैंक बनाई गई हैं, दे हैव टर्न्ड अप इनटू रेकलेस लेंडर्स, वो फिर बाद में लेंडिंग वगैरह ऑपरेशंस शुरू कर देते हैं। ओके, अब क्या हुआ था कि बैड बैंक की अब मेनली बात आती है कि ज़रूरत है कि नहीं है, तो उस टाइम पे जब ये इसकी बात चली थी तो उस टाइम पे आरबीआई जो था उनके गवर्नर रघुराम राजन ही थे और उन्होंने एसेट क्वालिटी रिव्यू शुरू करवाया था बैंक्स का, और तब उन्हें पता चला कि कई सारी बैंक्स जो हैं वो अपने बैड लोन्स को छुपा रही हैं। ठीक है, और अपनी बैलेंस शीट को हेल्दी दिखा रहे हैं। तो इसलिए ये आइडिया आया भी है उस टाइम पे, तो बस उस पर कंसेंसस नहीं हो पाया, जैसे मैंने बताया कि रघुराम राजन भी अगेंस्ट थे, तो अब नहीं हो पाया था, तब नहीं हो पाया था। अब क्या हुआ है कि पेंडेमिक की वजह से बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा हिट हो गया है अब, और आरबीआई ने उस टाइम पे क्या किया था, 6 मंथ्स का मोरेटोरियम भी दे दिया था कि जो मतलब आप इंटरेस्ट यदि नहीं पे कर पा रहे हो या क्या, तो उस चीज़ को मोरेटोरियम कहते हैं वो पीरियड को। ठीक है, तो वो चीज़ माफ़ कर देना फिलहाल के लिए, उसको टाल देना। ओके, तो उस टाइम तो अब आरबीआई को ये डर है कि फिर से बैड लोन्स जो हैं इस मोरेटोरियम के बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और ऑलरेडी मतलब इकोनॉमिक स्लो डाउन तो हो ही रहा है, तो उसको टैकल करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आरबीआई और गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है बैंक को लेकर, तो जो विरल आचार्य, के ये वायरल नहीं है, ये विरल आचार्य हैं, तो जब ये आरबीआई डिप्टी गवर्नर थे तो उन्होंने कहा था कि ये ज़्यादा बेटर होगा कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आप बना रहे हो तो ये ऑर्डरली इस चीज़ को रिजॉल्व करे, पहले तो स्ट्रेस्ड एसेट्स को इसको रिजॉल्व करे, और जैसे ही ये हो जाता है तो उसके बाद में ग्रेसफुली ये एग्जिट भी कर जाए। ओके, तो इन्होंने याद रखना विरल आचार्य ने एक 2 मॉडल अप्रोच दी थी। ठीक है, इन्होंने कहा था कि आप 2 तरीके से करो, एक तो आप एक प्राइवेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाओ। ठीक है, और जो मतलब ये ऐसे एसेट्स के लिए जिसमें थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल सकता है। ओके, तो उन स्ट्रेस सेक्टर्स के लिए जहां से थोड़ा इकोनॉमिक वैल्यू मिल सकती है शॉर्ट रन में, और बाकी का जो है उसको थोड़ा सा आप फॉरगिव कर दो। ओके, और दूसरा आप बनाओ नेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी कि जहां से हमको कुछ भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं मिलनी है। ओके, तो एक प्राइवेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी और एक नेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और इन्होंने कहा था कि इसमें ऐसे सेक्टर्स आएंगे एनएएमसी में जहाँ पे प्रॉब्लम केवल एक एक्सेस कैपेसिटी की नहीं है, बट वहाँ के एसेट्स भी जो है वो इकोनॉमिकली अनवायबल है, यानी कि आपने ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया या ऐसी चीज़ के लिए लोन ले लिया है जिसको अब इकोनॉमिकली रन करना इम्पॉसिबल हो गया है। ओके, तो अब सवाल आता है कि बैड बैंक से एनपीएस की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। तो हालांकि आरबीआई ने कई सारे मेजर्स लिए हैं, जैसे रिकग्निशन करना और ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनकी प्रोविजनिंग वगैरह के लिए, और कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा किया गया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, लेकिन एनपीए की प्रॉब्लम कंटिन्यू रह रही है। और कोविड रिलेटेड स्ट्रेस जो है तो इसकी वजह से ये माना जा रहा है कि अगर प्रोफेशनली रन बैड बैंक होगा, ठीक है, जिसमें प्राइवेट लेंडर्स भी फंडिंग करें और साथ में गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिले,
है, तो वो एक इफेक्टिव मैकेनिज्म हो सकता है टू डील विद द एनपीएस। ठीक है, तो दोनों का इसमें इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। तो इसका जो कंसेप्ट है वो कुछ तरीके से एआरसी की तरह है, लेकिन एआरसी जो है वो पूरा गवर्नमेंट उसको कर रहा था, चला रहा था, लेकिन इसमें बैड बैंक में क्या होगा कि इसको इनिशियली तो गवर्नमेंट फंड करेगी, लेकिन बाद में बैंक्स और दूसरे इन्वेस्टर्स जो हैं वो बाद में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली गवर्नमेंट का इसमें क्या रहेगा ताकि वो इस प्रोसेस को स्पीड अप कर सकें। ओके, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा स्पीड अप करने के लिए। और कई कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इस तरीके के बनाए हुए थे, जैसे कि यूएस में है टाप करके, यानी ट्रबल्ड एसेट रिलीफ प्रोग्राम, तो वो भी स्ट्रेस की प्रॉब्लम को ही डील करने के लिए बनाया गया है। तो क्या बैंकिंग सिस्टम में कोई अभी ऐसा प्रपोजल है? तो हाँ है, बैंकिंग सेक्टर लेड बाय इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA ने एक प्रपोजल दिया था कि एक बैड बैंक को बनाया जाए, और ये इन्होंने लास्ट मई में कहा था, और इसमें इक्विटी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। यही चीज़ इन्होंने कही थी कि गवर्नमेंट और बैंक जो हैं दोनों का इसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और यही प्रपोजल जो है इसको फिस्कल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल में भी डिस्कस किया गया था, लेकिन उस टाइम पे इसको ज़्यादा फेवर नहीं मिला था गवर्नमेंट में, क्योंकि गवर्नमेंट का ये मानना था कि एक मार्केट लेड रेजोल्यूशन प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट का मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये बैंकिंग सेक्टर का जो आइडिया आया था कि दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो, इस तरीके का बैड बैंक बनाया जाए, तो ये बेसिकली एक पैनल से लिया गया था जो कि अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सुनील मेहता। ठीक है, सुनील मेहता के अंडर एक पैनल बनाया गया था ऑन फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है, उससे ये चीज़ आइडिया लिया था, और उन्होंने यहाँ पे प्रपोज किया था कि एक सशक्त इंडिया एसेट मैनेजमेंट बनाया जाए। ठीक है, सशक्त इंडिया एसेट मैनेजमेंट बनाया जाए। ये इन्होंने 2 साल पहले कहा था कि जो लार्ज बैड लोन्स हैं उनको डील करने के लिए। ओके, तो जब पैंडेमिक चल रहा था उस टाइम पे भी बैंक्स और इंडियन इंक ने ये कहा था कि वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए लोन्स की, और उस टाइम पे जैसे NPA रिक्लासिफिकेशन नॉर्म्स भी बोले थे कि अभी क्या होता है कि अगर आप 90 डेज़ में यदि आप अपना प्रिंसिपल या फिर आप इंटरेस्ट यदि नहीं चुका पा रहे हो तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज NPA, और उस तरीके के फिर प्रोविजंस होते हैं। तो इस चीज़ का ये आया था कि आप रिलीफ मेजर के लिए और लॉकडाउन की वजह से इसको एक्सटेंड करके आप 180 डेज़ कर दो कि 180 डेज़ में अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो उसको NPA रिकॉग्नाइज किया जाए। ठीक है, तो NPA का इशू अभी पेंडेमिक के टाइम पे कितना ज़्यादा सीरियस है। ओके, तो अब ये कहा जा रहा है कि क्योंकि हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है और सारे सेक्टर्स जो है, कई सारे सेक्टर्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो बैड लोन्स जो हैं ऐसे टाइम पे और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अभी जैसे RBI की रिपोर्ट भी आई थी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन निकालता है? याद रखना, RBI निकालता है। तो उन्होंने कहा था कि जो हमारे ग्रॉस NPAs हैं तो वो हमारे 2020 के सितंबर में जहाँ पे 7.5% थे, अब वो 2021 में हो सकता है कि 13.5% हो जाए, एंड इनफैक्ट हो भी सकता है कि अगर प्रॉब्लम ज़्यादा मतलब रहे तो ये और ज़्यादा शूटअप कर जाए टू 14.8%। ठीक है, और NPA रेशियो जो था PSU बैंक्स में वो 9.7% था, तो हो सकता है वो भी 16.2% हो जाए। तो अब एक KV कामत कमेटी थी जिसने RBI में एक वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग की स्कीम कही थी। ठीक है, उन्होंने भी ये नोट किया कि अभी कोविड-19 की वजह से, अब देखो क्या असर पड़ा, ये एग्जैक्ट फैक्ट आपको लिखना है और इसको याद रखना है। 15.52 लाख करोड़, ठीक है, का जो डेट है वो आ गया कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर। ठीक है, खासकर कोविड-19 की वजह से इतना ज़्यादा डेट इसमें आ गया है। ठीक है, तो KV कामत इज़ अ वेटरन बैंकर, और उन्होंने कहा है कि कंपनीज जो हो गई ऐसे सेक्टर्स में जैसे रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, रोड्स और टेक्सटाइल्स है, उनमें खासकर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ रहा है, और कई सारी सेक्टर्स जो थे वो पहले से स्ट्रेस में थे, पावर सेक्टर, स्टील सेक्टर, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन। तो बैड बैंक का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी क्रूशियल स्टेप हो सकता है अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप। ओके, तो बेसिकली कई सब जगहों से सपोर्ट बैड बैंक के लिए मिल रहा है। सो लेट्स सी कि अब ये क्या प्रपोजल आता है और गवर्नमेंट इसमें क्या बोलती है। अब मैंने आपको कहा था बाइडेन का आगे एक और आएगा, तो एडिटोरियल ये एक्सप्लेन सेक्शन में आया है कि उनका Day 1 एजेंडा क्या रहेगा। तो अब ये चीज़ अब हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपको इसमें कुछ कंसेप्ट्स एक तो देखने को मिलेंगे लाइक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, और उसके अलावा ये देखने को मिलेगा कि अभी वो एकदम से अपनी पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं, और फिर आप इससे एनालाइज कर पाओगे। इसमें डायरेक्टली तो नहीं दिया गया, लेकिन ये आपको बेसिकली एनालाइज करने में हेल्प करेगा कि आगे US और इंडिया के रिलेशंस किस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, और या फिर हम उनके अभी एडमिनिस्ट्रेशन के उससे क्या सीख ले सकते हैं। ओके,
तो पहले दिन पर ही ये कहा जा रहा है बाइडेन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन ओके कई बार वो बाइडेन की जगह बिदेन भी निकल जाता है, तो बेसिकली वो काफ़ी टाइम से जब बिन लादेन सुन रहे थे तो आई मिक्स इट अप टू फॉर्मेट बिदेन, ठीक है। तो बाइडेन है, अगर आप में से भी अगर आई होप कोई नहीं बोलता ओके गलत ओके एनीवेज। सो अब पहले स्टार्टिंग के जो 10 दिन का इनका एजेंडा है उसमें क्या क्या करने वाले हैं वो चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं कि जो उनका एजेंडा रहेगा वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की कई सारी पॉलिसीज़ को रिवर्स करने के लिए रहेगा, जैसे कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ के इमिग्रेंट्स थे उस बैन को हटाने में, ये मैंने अभी आपको बताया। पेरिस क्लाइमेट का भी जो अकॉर्ड था उसको रीजॉइन करने के लिए, और हेल्थ केयर और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी रिफॉर्म्स करने के लिए। अब सबसे पहली बात आती है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आप समझ लेना। इंडिया में ऐसा होता नहीं, हमारे यहाँ पे जिस तरीके से एक बात आप समझ लो, वहाँ पे जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पे हमारा जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म है ना, तो पीएम यहाँ पे हमारा हेड होता है। तो यहाँ पे जिस तरीके से ऑर्डिनेंस निकाल दिया जाता है उसी तरीके से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है वहाँ पे। बस ये कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आप कभी भी निकाल सकते हो और कांग्रेस उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता है, जबकि ऑर्डिनेंस में ऐसा होता है कि पार्लियामेंट बाद में अगर मेजॉरिटी वगैरह वहाँ पे होती है तो फिर उसको ओवरटर्न कर सकता है, और केवल तब निकाला जाता है जब हमारे हाउसेज आर नॉट इन सेशन, व्हेन आइदर हाउसेज आर नॉट इन सेशन, ओके। अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है क्या? इट इज़ अ रिटन डायरेक्टिव इशूड बाय द प्रेसिडेंट, ओके। और इसके लिए कोई भी लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं है और कांग्रेस के अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं है, और इसी वजह से कांग्रेस कैन नॉट ओवरटर्न देम, ठीक है। तो अमेरिकन बार एसोसिएशन जो है ABA, उसका कहना है कि कांग्रेस चाहे तो ऐसा कुछ लेजिस्लेशन निकाल सकता है जिससे इसको फॉलो करना डिफ़िकल्ट हो जाए, लेकिन अगर इसको ओवरटर्न करना है तो वो केवल और केवल प्रेसिडेंट ही इसको ओवरटर्न कर सकता है, ओके। कांग्रेस नहीं कर सकता है। तो अभी तक ABA का एक और फैक्ट है कि US प्रेसिडेंट जो है अभी तक वो 14,000 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स निकाल चुके हैं सिंस जॉर्ज वॉशिंगटन टुक ऑफिस इन 1789, ठीक है। यानी जब मतलब वहाँ पे डेमोक्रेसी आई थी आफ्टर द अमेरिकन वॉर, ओके। तो व्हाट आर द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स बीइंग प्लान्ड बाय द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन? तो सबसे पहले तो पेरिस पैक्ट। तो क्या हुआ था कि यूएस ने पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट को नवंबर 4, 2020 में वहाँ से विड्रॉ कर लिया था, यूएस को विड्रॉ करा दिया था, और उसी टाइम पे बाइडेन ने कहा था कि ज्वाइन करने के 77 डेज के अंडर वो वापस इसको रीज्वाइन करेंगे, ओके। अब इनको करना क्या होगा? ये UNFCCC जो है, UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ओके। नाउ हियर्स अ क्वेश्चन फॉर यू, ये मेजर क्वेश्चन नहीं है बट इसको याद रखना, ये आप इसको बताइएगा कि ये UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है, कब बना है, इसके बारे में आपको बताना है। तो 30 दिन के अंदर उसके बाद में फिर से उसके मेंबर हो सकते हैं। इमिग्रेशन का भी इन्होंने बैन लगाया था, 2017 में लगाया था, खासकर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज से। उस टाइम पे 7 कंट्रीज पे लगाया था, लेकिन बाद में ये ट्रंप कभी बढ़ाते घटाते करते हैं। अभी 13 कंट्रीज से बैन है कि वहाँ के लोग नहीं आ सकते। और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ के अलावा लिबिया, यमन, सीरिया, सोमालिया, वेनेजुएला, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार और नाइजीरिया। और ये लगाने का रीज़न क्या था कि इनको लगा था कि यहाँ के नेशनल्स जो हैं वो हमारी कंट्री में यानी US में एंटर करके टेररिस्ट एक्ट कमिट कर सकते हैं। तो बाइडेन ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था, और क्योंकि ये एक प्रेसिडेंट का लगाया हुआ था तो इसकी वजह से बाइडेन जो है इसको रिसाइन कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, ओके। लेकिन अगर रिफ्यूजीज़ को और ज़्यादा अलाउ करना है तो वो कांग्रेस में ही डिस्कस किया जा सकता है। अब कोविड-19 का जो केस है उसमें ये था कि US सबसे ज़्यादा हमने देखा कंट्री ऐसी थी जो कि वर्स्ट हिट थी, और ट्रंप इनफैक्ट इस चीज़ को मानने के लिए भी तैयार नहीं थे कि मास्क वगैरह, जैसे पहले तो वो कोविड ही मना कर रहे थे, फिर वो कह रहे थे कि मास्क वास्क से उसका स्प्रेड नहीं रोका जा सकता है। लेकिन बाइडेन ने ये कहा है कि आप मास्क जो पहनते हो दैट इज़ ही लाइकेंड इट टू द पेट्रियोटिक एक्ट, ठीक है। तो उनका ये कहना था कि जिस दिन भी वो स्वर करेंगे एज अ प्रेसिडेंट तो उसी दिन वो ये मैंडेटरी बना देंगे कि लोगों को फेडरल प्रॉपर्टीज़ पे मास्क पहनना ज़रूरी है, बसेस ट्रेन्स वगैरह में जब भी इंटरस्टेट ट्रैवल कर रहे हो तो। सो दिस वुड बी अ पार्ट, उन्होंने उस टाइम पे कहा था दिस वुड बी अ पार्ट ऑफ 100-day मास्किंग चैलेंज। और उन्होंने ये भी कहा था कि विद इन 100 days वो 100 मिलियन वैक्सीन शॉट्स, अभी उन्होंने कहा है कि 100 मिलियन वैक्सीन शॉट्स अमेरिकन पीपल को दिलवाएंगे, और साथ में टेस्टिंग को भी एक्सपेंड करेंगे, ओके। और स्टूडेंट लोन्स का क्या हुआ था? एक्चुअली ट्रंप ने एक मेमोरेंडम इशू किया था कि जो स्टूडेंट लोन होता है उसमें आपको इंटरेस्ट वगैरह आपको नहीं देना पड़ेगा टिल मार्च, ये मार्च 2020 में इन्होंने ये रिलीफ ऑफर किया था, और टिल दिसंबर 2020। लेकिन बाइडेन अब इसको इंटरेस्ट फ्री मॉरेटोरियम को भी आगे एक्सटेंड करवाने वाले हैं, ओके।
Now the question for today, you have to discuss the US India relationships, US India का क्या relation रहा है in the light of changing US foreign policy. ठीक है, US की foreign policy में जो change आता है उसके अंडर आपको बताना है कि US India के relations किस तरीके से change हुए हैं और आगे भी क्या देखने को मिल सकता है. ओके, so that is all from the day friends. I hope आपको अच्छा लगा होगा. प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. Thanks for watching and have a nice day.